अभी हम ये फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। देखिए फिजिकल साइंस जो है सिस्टमेटिक स्टडी है आपकी इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की। जैसे अभी बायोलॉजी हमने की थी, बायोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की थी, ये जो है इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। इट इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद नेचुरल फिनोमिना। जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं अर्थ पे, एटमॉस्फेयर पे, सरफेस पे, वो सारे फिजिकल एजुकेशन में आते हैं आपके। फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन सी फील्ड इंक्लूड होती हैं? एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड होती है आपकी, केमिस्ट्री होती है, जियोलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, एटमॉस्फेरिक साइंस होती है, ओशियोनोग्राफी होती है। लेकिन मेन तीन कौन कौन सी होती हैं आपकी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। ये तीन टर्म जो हैं ये इसके फिजिकल साइंस के अंडर ही आती हैं। अब फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर को कहते हैं, उसके मोशन को कहते हैं, स्पेस में हो रहा है, टाइम में हो रहा है, अलोंग विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड एनर्जी फोर्स, ये आपकी फिजिक्स होती है। देन आपकी केमिस्ट्री क्या होती है? ये कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे आप में या उनके स्ट्रक्चर हैं कि भाई किस तरह का फॉर्मूला होता है उनका, वो सारी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, चेंज ऑफ मैटर होता है, वो सारा आपका इसमें ही आता है केमिस्ट्री में। देन एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी मतलब होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, मतलब जैसे स्टार है, मून है, जितनी भी स्पेस में चीजें हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं। फिनोमिना दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ तो खुद स्पेस का एक पार्ट है, तो अर्थ के बाहर जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो सन है, मून है, जो भी चीजें हैं, तो उनके बारे में स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। की एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज रखते हैं, तो वो स्टडी कहलाई जाती है। जो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की स्टडी होती है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। अर्थ साइंस क्या होती है? इज द स्टडी ऑफ हाउ द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि हमारा इकोस्फेयर है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, अर्थ सिस्टम है, कैसे वर्क करता है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, किस तरह से वर्क करता है, एंड हाउ इट इवॉल्व्ड टू इट्स करंट स्टेट, और वो कैसे जो है बना है और कैसे प्राप्त हुआ है, वो चीज़ की स्टडी है अर्थ साइंस। मतलब साइंस ऑफ अर्थ की नॉलेज के बारे में जो स्टडी है उसे अर्थ साइंस कहेंगे। तो इसमें आती है एटमॉस्फेयर की स्टडी, हाइड्रोस्फेयर की स्टडी, लिथोस्फेयर की स्टडी, बायोस्फेयर की स्टडी। साइंस को मैंने आपको बता दिया दो पार्ट्स में डिवाइड, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल लिविंग और फिजिकल जो है नॉन लिविंग। फिजिकल जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से मिलकर बनी है, और बायोलॉजी आपकी खुद ही जो है सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं। तो ये इसका था नेचर एंड आपका डेफिनेशन। और इसमें स्कोप क्या क्या है आपके? देखिए स्कोप तो इसके अनलिमिटेड हैं, बिकॉज जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं, फिजिकल लॉ हैं, वो सारी स्टडी हम इसी में कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में क्या है, जितने भी जैसे गैजेट्स मिल गए हैं आजकल, उनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं चलता है, क्योंकि साइंटिफिक जो गैजेट्स हैं उनको जो है डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, तो फिजिकल साइंस के द्वारा ही होता है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यू जो हमें मिलती है, मतलब रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर, कंसंट्रेशन, एनालिसिस करते हैं, ये सब कुछ हमें इंटेलेक्चुअल पावर मिलती है फिजिकल साइंस से। डिसिप्लिनरी वैल्यू मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम किस तरह से जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सिस्टमैटिक मैनर क्या है थिंकिंग का हमारा, गुड एंड बैड हैबिट्स क्या हैं, गुड एंड बैड पॉइंट्स क्या हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब चीज़ें जो है डिसिप्लिनरी वैल्यूज हमें इसी से मिलती हैं। कल्चरल वैल्यू क्या होती है? अगर साइंस नहीं हो तो हमारा कल्चर मेंटेन नहीं रह सकता, साइंस ही है जो इसे प्रिजर्व करके रख रही है। मोरल वैल्यूज में क्या आता है कि देखिए कई लोग कहते हैं कि साइंस जो है वो आपके फेथ इन गॉड को खत्म कर देती है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बल्कि उल्टा है। ये ट्रुथ दिखाती है आपको, जो असलियत में नेचर है वैसा नेचर आपको दिखाया जाता है, मतलब भगवान ने जैसा बनाया बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाता है। तो ये आपकी मोरली आस्था बढ़ाती है। एस्थेटिक वैल्यू क्या है? क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ ब्यूटीफुल है, हर जो क्रिएटिविटी है भगवान की वो ब्यूटीफुल है, तो उसी की सारी स्टडी करना, किस तरह से कोई फ्रिक्शन लग रहा है, क्या डेंसिटी है, क्या मास है, वो सब चीज़ों की स्टडी हमें इसी से पता लगती है। एवरी मैन ऑफ साइंस इज एन आर्टिस्ट, हर जो साइंस का फील्ड का बंदा है वो एक आर्टिस्ट है, वो हर चीज़ को कोरिलेट कर सकता है। वोकेशनल वैल्यू वही होती हैं कि अलग अलग टाइप की फील्ड जो होती हैं साइंस से ही जनरेट हुई है, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है। तो हम जो है मॉडर्न वोकेशन स्टडीज़ में क्या कर सकते हैं? टेलीफोन की, रेडियो, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, पेट्रोलियम, गैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारी फील्ड जो होती हैं, प्रोफेशंस जो हैं, वो वोकेशनल वैल्यू ऑफ साइंस में आता है। देन साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ आपकी क्या हैं? भाई नेचर किस तरह से आया, बिगिनिंग कैसे हुई, हिस्ट्री क्या है इसकी, या एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होती थी, रिसर्च क्या होती है, मतलब जो क्यूरियोसिटी है, साइकोलॉजी आपकी बनती जा रही है, आपको हर चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी है, वो आपको इसी के कारण आई है। देन उसके बाद है वैल्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड्स बनाए जाते हैं कि नेचर एंड एम क्या है, जो जैसे आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, नेचर क्या है और एम क्या है आपकी प्रॉब्लम का, फिर एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाएंगे इसकी,
देन प्रिडिक्शन करेंगे कि फिनोमिना जो है हाइपोथेसिस का वो करेक्ट है कि नहीं है। देन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द प्रिडिक्टेड फॉर्मूला वो ऑब्जर्व करेंगे। देन उसके बाद हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी, मॉडिफाई की जाएगी या रिजेक्ट की जाएगी, ताकि आपको प्रिडिक्शन की फुलफिलमेंट हो। तो ये सब थे आपके कि टीचिंग फिजिकल साइंस सेकेंडरी में क्यों ज़रूरी है, क्या स्कोप है इसके। तो ये सारे थे आपके। ये पूछ रहे हैं एम क्या होते हैं और टीचिंग में जो है फिजिकल साइंस में किस लिए नेसेसरी होते हैं और क्या 3 एम हैं, डिस्कस कीजिए उन्हें। तो देखिए एम जो होते हैं ये हम सबको पता है कि एम को ऐसी चीज़ है जो कि छोटी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वास्ट टर्म है एम। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो फिर भी अचीव करने ईजी होते हैं, लेकिन एम जो होते हैं वो इतनी आसानी से अचीव नहीं होते हैं। एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, अपना एम हम क्लियर कर रहे हैं किसी में, तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है कोई भी एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं उसको हमें देखना है उसका पर्पस क्या है। हम ये एक्टिविटी किस लिए करवा रहे हैं बच्चों को, चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स हैं चाहे वो थ्योरी लर्निंग है, किस लिए करवा रहे हैं, पर्पस क्या है। अगर पर्पस क्लियर होता है तो उस एक्टिविटी को हम इफेक्टिव मैनर में बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं, क्लासरूम में डिलीवर कर सकते हैं। ये होता है आपका पर्पस कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव अपने एम अपने कैसे क्लियर करने हैं, तो ये उसका प्रोसीजर होता है। जो एम होता है, जैसे डब्ल्यू पॉली ने बोला है कि एम जो होते हैं साइंस टीचिंग के, वो सिर्फ ये नहीं होते कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस पर्टिकुलर चीज़ की या उनके स्किल्स डेवलप हो जाए, बल्कि एम जो होते हैं वो होते हैं कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किसी भी टर्म के रिलेशनशिप की, और वो अपने आप कनेक्ट कर पाए कि भी इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, वो होते हैं एम। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपकी इन्फॉर्मेशन तक लिमिटेड रहते हैं कि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई है, जो टीचर ने पढ़ाया ये आपने अटेन कर लिया, तो आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं। तो एम जो है वो बहुत ही वास्ट टर्म है, छोटी नहीं है। साइंस एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंथन करती है डेवलपमेंट जो है चाइल्ड की वेल डिफाइंड एबिलिटीज, जैसे वैल्यूज हैं, स्पिरिट टू इंक्वायर, क्रिएटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, द करेज टू क्वेश्चन एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। अब एम क्या है टीचिंग फिजिकल साइंस के, वो देखते हैं हम। जैसे नॉलेज एम है, सबसे पहले देखिए नॉलेज एम का मतलब है कि नॉलेज कैसे गेन करी जाती है, कैसे बढ़ाई जाती है अपनी, उसे कहते हैं नॉलेज एम, कि हम कैसे अटेन करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज। अब फिजिकल साइंस में नॉलेज एम का मतलब क्या है कि अपने आप को कोई बंदा एनवायरनमेंट के साथ कितना ज़्यादा एडिक्वेट देख पा रहा है, कितना ज़्यादा सोशली फिट देख पा रहा है, मेंटली फिट देख पा रहा है अपने आप को, वो होता है नॉलेज एम। बिगनिंग जो होती है लोअर क्लासेस में, इस चीज़ की अवेयरनेस जो है इतनी नहीं होती है जितनी कि हायर क्लासेस में एडवांसली इसकी नॉलेज हो जाती है बच्चों को। देन है प्रैक्टिकल एम। प्रैक्टिकल एम क्या होता है, बच्चों को जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा जो हम पढ़ाई करवाते हैं प्रैक्टिकली उन्हें, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल एम। देन कल्चरल एम क्या होता है, कल्चरल एम होता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही रिच है, वेल डेवलप्ड है, लेकिन अगर हमें जो है साइंस की अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो हम ये अचीव नहीं कर सकते। हमारे जब साइंस की हमें अच्छी नॉलेज होगी तो हमारी जो सिविलाइजेशन है और कल्चर है वो जो है उसको अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। देखिए लिख रखा है, द कंट्रीज विच आर अहेड इन दी स्टडी ऑफ साइंस आर बिलीव टू हैव वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन एंड रिच कल्चर। तो साइंस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना कल्चर और सिविलाइजेशन को रखना है जिंदा, कि भाई हाँ हमारी कंट्री में ये चीज़ें भी होती थी, तो साइंस की नॉलेज होनी उसमें बहुत ज़रूरी है। सोशल एम क्या है, सोसाइटी में हम किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हमको साइंस की नॉलेज नहीं है, फिजिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, तो हम इस चीज़ को अटेन नहीं कर पाते हैं। और हमें फिजिकल साइंस की नॉलेज होने से हमारे में स्किल डेवलप होते हैं साइंस के, चाहे लिविंग बींग्स के बारे में है, चाहे नॉन लिविंग बींग्स के बारे में है, चाहे रिएक्शंस के बारे में है, चाहे प्लांट्स के बारे में है। जब हम हर चीज़ की नॉलेज लेते हैं तो हमारी जो है सोसाइटी में अपने आप जो है इंप्रूवमेंट होने लग जाता है सोशल सर्कल में। वोकेशनल एम बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में क्या है, साइंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। साइंस जो है बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो इसमें इतने वेराइटीज ऑफ वोकेशनल स्टडी बंदा कर सकता है और जॉब पा सकता है, खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट खोल सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकता है, खुद का बिजनेस खोल सकता है। तो ये सब कुछ हमें वोकेशनल एम से मिलता है, मतलब साइंस की नॉलेज से मिलता है। साइकोलॉजिकल एम बिल्कुल मतलब आपको इसमें क्या है, इसमें कभी भी ये नहीं दिखाया जाता है कि आपका कोई चीज़ जो है झूठी है, इसमें हर चीज़ को ट्रुथ बताया जाता है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल इसका जो है नीड फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है आपका, अगर आपको फिजिकल की नॉलेज है तो। स्किल एम क्या है, स्किल मैंने आपको बताया, स्किल हम में जब भी डेवलप हो सकते हैं जब हम में ये सारी चीज़ें होती है। स्किल का मतलब है किसी चीज़ में बहुत ही परिपूर्ण होना, बहुत ही योग्यशाली होना। तो स्किल आपके जब भी आ सकते हैं जब आपको, स्किल्स आपकी जब भी डेवलप होंगी जब आपको हर चीज़ की नॉलेज है। तो वो बच्चे की जो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट है ऑफ साइंटिफिक फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स के, तो ये सब चीज जो है स्किल से ही कर सकता है बच्चा। अब एम में और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? एम जो होती है वो बहुत ब्रॉड टर्म होती है, ये जो होती है ये एक नैरो टर्म है, इतनी ब्रॉड नहीं है, स्पेसिफिक है। ये प्री डिटरमाइंड नहीं होता, ये प्री डिटरमाइंड होता है। ये आर डायरेक्शंस इन एजुकेशन, ये जो है एंड पॉइंट होता है पॉसिबल किसी भी चीज के अचीवमेंट का, कि मैंने आज ये टॉपिक करवाया डेंसिटी, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएगा उस चीज में। अगर मैं आपका इवेल्युएशन लेती हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ है, तो वो अचीव हो जाएगा एक लिमिटेड टाइम में। ये जो होती है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, और ये जो होती है ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। ये जो होता है आपका नॉट हेल्पफुल इन क्लासरूम टीचर, कि भाई क्लासरूम की टीचिंग स्ट्रेटेजीज में हेल्पफुल नहीं होता है, ये हेल्पफुल होता है आपका टीचिंग स्ट्रेटेजीज में। अटेनमेंट ऑफ एम इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्कूल बिकॉज इन्वॉल्विंग ऑल राउंड ग्रोथ। एम जो होता है उसमें ऑल अराउंड ग्रोथ देखी जाती है बच्चे की, वो स्कूल में जो है अचीवमेंट उसकी नहीं हो सकती है। ऑब्जेक्टिव जो है आर इमीडिएट एंड अटेन गोल, ये बहुत ही इमीडिएट होता है और इवेल्युएट हम इसे इजीली कर सकते हैं, और ये जल्दी अचीव हो जाता है बिकॉज ये प्री डिटरमाइंड होते हैं, ये प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एजुकेशनल एम, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इन सब का देख लेते हैं। एजुकेशनल एम जो है बहुत ही वास्ट फील्ड है, वो एक टाइप का ओशन है जिसके वॉर्म में जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो लास्ट स्टेज होती है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, तब हमें एम अपना अचीव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो होता है चाइल्ड का स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए उसका, ये इस एम रहता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वो बहुत नैरो होते हैं और बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और जल्दी से बच्चा उन्हें अचीव कर पाता है क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, और वो इस मैनर में बनाए जाते हैं कि स्पेसिफिक किसी टाइम बेस्ड लर्निंग पे बनाए जाते हैं कि इतने टाइम में ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, जो आपकी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डिजायर रिजल्ट होता है टीचिंग का और लर्निंग का, और ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये मेजरेबल होते हैं और आपके जल्दी से बच्चा जो है अचीव कर लेता है, तो इसलिए स्टूडेंट का जो बिहेवियर चेंज है वो इसमें जल्दी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बच्चे से कि उसे ये चीज़ समझ आ गई है। आप इस तरह की क्लासरूम मेजरिंग और ये चीज़ें करते हैं क्लासरूम में कि टीचिंग एड हो गए, टीचिंग मेथड्स हो गए, इस तरह के लगाते हैं इसमें क्योंकि प्री डिटरमाइंड होते हैं, तो ये चीज इसमें बताई गई है। और एजुकेशनल एम जो होते हैं उसकी पोजीशन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बीच में आती है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके एजुकेशनल एम और इस पे डिपेंडेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर बीएस ब्लूम जो थे वो एडिटर थे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के, और ये जो है ये हायरार्की मॉडल है, मतलब जैसे पहले एग्जीक्यूटिव होता है फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब इस तरह से अकॉर्डिंगली चलते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एक हायरार्की लेवल है कि पहली के बिना आपको दूसरी समझ नहीं आ सकती है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, जो कि था कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या था कि जो कोग्निटिव डोमेन था वो आपका हेड से रिलेटेड था और उसे जो है मेंटल थिंकिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी के तौर पे देखा जाता था। अफेक्टिव डोमेन वो हार्ट से रिलेटेड था और उसको जो है आपके फीलिंग इमोशंस की वजह से देखा जाता था। साइकोमोटर डोमेन जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है, साइकोमोटर डोमेन आपकी डूइंग हैंड से रिलेटेड था। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन में आगे जो है सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज में क्या देखी जाती है? नॉलेज में रिमेम्बरिंग देखी जाती है, रिकॉग्निशन देखी जाती है, रिकॉल देखी जाती है कि कितना बंदे को नॉलेज है इस चीज की, कितना वो पिछला याद कर सकता है, कितनी उसको चीजों का पता है। तो फर्स्ट आता है नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइज। स्पेसिफाइज मतलब स्पेसिफिक थिंग की, स्पेसिफिक फैक्ट्स की, जैसे कि इवेंट्स हैं, डेट है, पर्सन है, प्लेस है, ये आती है स्पेसिफाइज में। इवेंट नॉलेज ऑफ वेज में क्या आता है? वेज में आपका की स्टडिंग कैसी है, जजिंग कैसी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसी है, ये सब क्राइटेरिया जो है आपके ये आ जाते हैं वेज में, किस वेज से आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं। देन है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में नॉलेज में क्या आता है? जैसे प्रिंसिपल है, जनरलाइजेशन है, थ्योरीज है, स्ट्रक्चर है, वो सब आते हैं आपके प्रिंसिपल में। सेकंड आती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कभी भी अचीव नहीं हो सकती आपको विदाउट नॉलेज। नॉलेज होनी उसके लिए बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट की या किसी भी चीज की। फर्स्ट आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या आता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर किस एबिलिटी टू समराइज, उस चीज को कैसे समराइज किया जा सकता है, सिंबॉलिकली एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे आया जा सकता है, वर्बल कैसे आया जा सकता है। सेकंड है इसी में इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में मतलब किस तरह से उसे रीअरेंज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रापोलिटन। ये सब जो है कॉम्प्रिहेंशन के ही पार्ट चल रहे हैं। एक्स्ट्रापोलिटन में क्या है कि कैसे जो है ट्रेंड्स का, प्रेडिक्शन का, इंप्लीकेशन का, एस्टिमेशन का यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट उसके बाद आती है कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन जब भी आप अप्लाई कर पाएंगे किसी मेथड को या किसी चीज को, जब आपको उसकी नॉलेज होगी और उसकी जो है कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज होगी। तो अप्लाई में क्या आता है कि जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट, डायग्नोज ऑफ प्यूपिल्स वीकनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट और टर्म की
ताकि जो प्यूपिल को है वो चीज अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इस तरह की चीज आप अप्लाई करेंगे, इस तरह के मेथड्स आप अप्लाई करेंगे उनकी जो है नॉलेज बढ़ाने के लिए। देन है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है किसी भी चीज को एनालाइज करना। तो एनालिसिस में क्या आता है, एनालिसिस आपको जब भी अचीव होगी जब आपको पहले 3 टर्म्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे, तब उसके बाद आप किसी भी चीज की एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसमें 3 लेवल्स हैं। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। सेकंड आता है एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, एलिमेंट और पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो देखा जाता है। फिर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल, ये कंसिस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के और स्ट्रक्चर्स को देखकर। देन उसके बाद आपकी आती है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में होता है आपका, इसमें आपके आता है किसी भी चीज की सिंथेसिस करना, ज्वाइन करना, मतलब पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए आइडिया में क्रिएट करना, कन्वर्ट करना, उनको यूज करके नए आइडियाज बनाना। जैसे कि किसी भी चीज का डिजाइन है, किसी चीज को मॉडिफाई करना है, प्रिडिक्ट करना है। इसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक कम्युनिकेशन, प्लान्ड और प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन या सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, ये सब चीजें आती है। देन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जो है लास्ट क्राइटेरिया है, जो कि आपका जजमेंट होती है। इंटरनल जजमेंट भी हो सकती है एंड एक्सटर्नल भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम फीलिंग एंड इमोशन से जोड़ते हैं कि बंदे का कैसा इंटरेस्ट है, कैसे इमोशंस है, कैसा मेंटल टेंडेंसी है उसकी, जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है। फर्स्ट आता है आपका रिसीविंग एंड अटेंडिंग। रिसीविंग में क्या होता है, ये इनिशियल कैटेगरी है आपकी ऑब्जेक्टिव की। ये जो है इसमें क्या होता है, प्यूपिल कितना रिसीव करना चाह रहा है, कितनी उसकी विलिंगनेस है। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं कि अवेयरनेस कितनी है उसको फिनोमिना के बारे में, विलिंग कितना है वो सीखने के लिए उस चीज को, और कितना सेलेक्ट कर पा रहा है उस चीज को, कितना अपने आप में जो है वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो आती है। देन उसके बाद आती है रिस्पॉन्डिंग। अगर किसी बंदे ने किसी फिनोमिना को रिसीव कर लिया तो वो रिस्पॉन्ड भी करेगा उसके लिए, अपने आइडियाज देगा, अपनी थिंग्स बताएगा, तो वो चीज है। इसमें आती है ओबीडियंस फॉर रिस्पॉन्डिंग, कितना वो ओबीडियंट है इस पर्टिकुलर जो है फिनोमिना को लेकर। विलिंग कितना है रिस्पॉन्ड करने के लिए, कि सिर्फ इस वजह से तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कि उसको पनिशमेंट का डर लग रहा है। सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्सिंग, कितना वो अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पा रहा है टीचर को अपना जो है रिस्पॉन्स देके, वो चीज आती है। देन वैल्यूइंग है। वैल्यूइंग का मतलब जब रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग दोनों हो चुकी हैं तो उसके बाद वैल्यू क्या है, हम कितनी वर्थ है उस पर्टिकुलर फिनोमिना की, कितना एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा उसे, कितनी प्रेफरेंस दे रहा है उसको, और कितना कमिटेड है उसके लिए कि भाई हाँ मेरे बिहेवियर चेंज में ये चीज जो है वैल्यू रखती है। देन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जब ये 3 प्रोसेस पहले के हो जाते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाए उसको, सिस्टम को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, कौन सी वैल्यू डोमिनेट कर रही है, कौन सी आपस में इंटर रिलेट कर रही है, वो आता है। जिसमें कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यूज आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम आता है। देन उसके बाद है आपकी करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू। करेक्टराइजेशन वैल्यू में आपके आता है जैसे एक जनरलाइज सेट होता है और एक करेक्टराइजेशन होती है। इस कैटेगरी का ये हाईएस्ट लेवल होता है अचीव करना कि जो ऑब्जेक्टिव से आपका बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपका आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब है डूइंग और एक्शन, जो कि हैंड को दर्शाता है आपका कि कितनी ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट को फिजिकली एक्टिव होने के लिए मिली है, वो है। फर्स्ट है इमिटेशन। इसमें इमिटेशन का मतलब है कि कितना, जैसे अगर टीचर ने सर्कल बनाया है तो बच्चा भी सर्कल बना रहा है, मतलब कि जो उसकी इमिटेशन है वो टीचर को देख के ही वो चीज रिपीट कर रहा है। देन है मैनिपुलेशन, कि भाई कोई भी उस चीज को और एक्टिव बना रहा है वो बाय सिलेक्टेड एक्शंस एंड फिक्स परफॉर्मेंस के द्वारा, कि भाई फिजिकली फिट होकर वो कितना उस चीज को मैनिपुलेट कर पा रहा है। देन उसके बाद प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब कितना एक्यूरेट हो गया है अपनी मोटर एक्टिविटीज करने में, स्किल एक्ट उसने परफॉर्म करनी स्टार्ट कर दिया। देन आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जब ज्वाइन कर देना किसी पुरानी चीज को नई चीज से, मतलब कि वो होती है आर्टिकुलेशन। देन है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन जो है सबसे हाईएस्ट लेवल है इस डेवलपमेंट का, प्रोफिशिएंसी का इसका। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने आप को जो है लर्नर जो है वो एबल हो जाता है टू परफॉर्म अ सिंगल एक्ट। अब वो जो है नेचुरल फेज में आ गया है, ऑटोनॉमिक फेज में आ गया है, अब उसे इतनी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो इजीली जो है परफॉर्म कर सकता है। तो वो आती है आपकी नेचुरलाइजेशन। ये थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन दी कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहला है इसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट। देखिए रिफ्लेक्स मूवमेंट का मतलब है कि बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो डेवलप करती जाती हैं जब से वो पैदा होता है और जब तक वो डेथ होती है उसकी, जब तक वो करती ही जाती हैं, क्योंकि लाइफ इसके बिना इम्पॉसिबल है। रिफ्लेक्स मूवमेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को टच कर लिया तो विद इन अ फ्रैक्शन आप रिफ्लेक्स मतलब वहां से अपना हाथ वापस ले आएंगे। ऐसे ही है किसी भी, जैसे कोई चींटी चल रही है किसी के हाथ पे तो बच्चा जो है एकदम से हाथ झटक देगा ताकि वो चींटी नीचे
गिर जाए, तो ये उसके माइंड में एकदम से आती हैं चीजें और अपने आप आती हैं। सेकंड है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। इसमें क्या आती है कि जो रिफ्लेक्स मूवमेंट करी वो नेचुरल ग्रोथ है आपकी फंडामेंटल लिप्स की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे अपनी मूवमेंट है वो काफी देर तक नहीं कर पाएगा। अब जैसे जंपिंग है वो लगातार नहीं कर सकता है जंपिंग, या लीपिंग है तो वो लगातार नहीं कर पाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होंगी उसकी, जो कि प्रैक्टिस करता होगा, फिजिकली फिट होगा, वो फिर भी जो है इसमें कुछ टाइम दे सकते हैं। देन फिजिकल एबिलिटी आती है। आपकी फिजिकल एबिलिटी कितनी है, मतलब अपने ऑर्गन मूवमेंट कितने पॉसिबल हैं आपके, कितने आप कर पा रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा जो है फिजिकली कितना फिट है। क्योंकि जो बंदा ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, जो डेली रनिंग करता है, उसको रनिंग करने में थकावट नहीं होगी, एक हफ्ते तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो इसलिए जितना बच्चा फिजिकल एबिलिटी होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होगा, उतना ही बच्चा जो है इन मूवमेंट्स को अच्छा कर पाएगा। परसेप्चुअल एबिलिटी में क्या आता है, इसमें आता है मसल मूवमेंट एंड फिजिकल एबिलिटीज वर्क एज अ बेस। इसमें क्या आता है आपका कि मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट नहीं हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं पे वीक होंगे। आपका अगर कुछ मन भी कर रहा है किस चीज में पार्टिसिपेट करने का या कुछ भी करने का, तो आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप फिजिकली फिट नहीं होंगे। अब जैसे ये चीज बता रखी है कि भाई आप जो है टचिंग से, सीइंग से, हियरिंग से, स्मेल से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है मसल मूवमेंट कर सकते हैं अपनी अच्छी तरह से, सेंस ऑर्गन की नॉलेज होने से, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ जो है आपकी वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा ही आएगी, फिजिकल एबिलिटीज के द्वारा ही आएगी। देन है स्किल मूवमेंट। स्किल मूवमेंट जो है वो आपको इन्हीं चार के द्वारा आएंगे जो आप हमने ऊपर पढ़ी हैं, इन्हीं चार के द्वारा स्किल मूवमेंट्स आ जाएंगी बच्चे में, जो कि कंप्लीट ट्रेनिंग होती है उसकी। जैसे कि स्विमिंग है, डांसिंग है। अगर आपको जो है फिजिकली आप फिट हैं और आप जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट भी हैं आप में, फंडामेंटल मूवमेंट्स भी हैं, जैसे कि आपके जो लिम्स हैं उनकी मूवमेंट आप कर पा रहे हैं, फिजिकली भी आप एक्टिव हैं, मेंटली भी आप अच्छा सोच पा रहे हैं, तो आपकी स्किल्स मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि डांसिंग है आपकी, स्विमिंग है, इस टाइप से आप अच्छे हो जाते हैं। तो वो चारों फैक्टर आपके जो है इस पर डिपेंडेंट होते हैं। देन है नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको डिस्क्राइब भी ना करना पड़े और अगले को समझ आ जाए, वो कहती है नॉन डिस्क्रिप्टिव। कई बंदे कहते हैं ना कि उसने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग से और उस चीज से पता लग गया कि आज वो बहुत खुश है, बहुत दुखी है, या उसका फेस देखी हमने अनुमान लगा लिया, तो उसे कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म की डेफिनेशन क्या है? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज द लर्निंग आउटकम इन मेजरेबल टर्म। मतलब लर्निंग आउटकम मतलब बच्चे को कितना याद हुआ है। इन मेजरेबल टर्म का मतलब कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब कितने मार्क्स आएंगे बच्चे के। विच गिव्स डायरेक्शन टू द लर्नर्स एक्सपीरियंस, जो कि लर्नर के एक्सपीरियंस को एक डायरेक्शन दे रहा है कि भाई हाँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है, हाँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ नहीं आई है, तो आपको ये रेमेडियल एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि आपको टॉपिक फर्दर जो है अच्छी तरह से समझ आए, आपके बेसिक क्लियर हो, एंड बिकम्स द बेसिस फॉर स्टूडेंट इवैल्यूएशन। और यही जो है, जो बिहेवियरल चेंज की हम डेफिनेशन देख रहे हैं, यही जो है बेस बनता है कि बच्चे का रिजल्ट कैसा आएगा, कि भाई बच्चे को अच्छा लर्न हुआ है तो उसका अच्छा इवैल्यूएशन होगा, अगर अच्छा लर्न नहीं हुआ है तो कुछ रेमेडियल एक्शन लेने चाहिए, कुछ चीज़ अफेक्टिव नहीं है बच्चे के लिए कि उसको याद क्यों नहीं हो रहा है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव में देखिए, मान लीजिए कोई भी साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप हो रहा है और उसके बारे में जो है टोटली जो बच्चा है वो टोटली इंटॉक्सिकेटेड है। बच्चा जो है रिफ्यूज कर रहा है कि मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ, या सोशल सर्कल में अगर कुछ हो रहा है तो वो कहता है मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ। तो जो रिफ्यूजल होता है बच्चे का, रिफ्यूजल मतलब वो मना कर देना, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, इस सिचुएशन को, तो वो कहलाती है उसकी परफॉर्मेंस या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का मेन मतलब क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को, किसी भी एक टॉपिक को हम जब पढ़ते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि भाई उस बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंज आना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक टॉपिक करवाया डेंसिटी, तो उसके बाद बच्चे को जो है क्या क्या चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। बिहेवियरल चेंज का मतलब सिर्फ नेचर चेंज नहीं है, यहाँ पर है कि उसके दिमाग में कितनी चीज़ें आई हैं, पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ है, उसे हम बिहेवियरल चेंज कहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल चेंज मतलब जैसे मैंने डेंसिटी करवाई है तो लर्नर को ये पता होना चाहिए कि टर्म डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी के बीच में और मास और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस क्या है, डेंसिटी ऑफ एक सब्सटेंस को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, एनालिसिस कैसे की जाती है डेंसिटी की, ये सारे टॉपिक उसके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, तब कहा जाएगा कि उसने वो बिहेवियरल चेंज अटेन किया है। तो अब क्या है, इसकी नीड क्या है? नीड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। टीचिंग एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो डिटरमाइंड होनी चाहिए, डिलिमिटेड होनी चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है
फॉर एफिशिएंट टीचिंग आउटकम के लिए। टीचिंग स्ट्रेटेजी और टेक्टिक जो होती हैं वो ऐसी चूज़ करनी चाहिए कि लर्निंग अफेक्टिव हो बच्चों की। टीचिंग एंड टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जानी चाहिए ऑब्जेक्टिव सेंटर मैनर में, सो दैट क्या होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें करें इसमें टीचर। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है उनका, आइटम्स कौन कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं वो टेस्ट लेने के लिए। टीचिंग जो है वो रिलेटेड है आपकी लर्निंग से, बिल्कुल है। टीचिंग लर्निंग जो है उस टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता ही लर्निंग है, तो इसलिए टीचिंग कैन बी रिलेटेड टू लर्निंग। इंटीग्रेशन बिटवीन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चेंज ऑफ बिहेवियर। देन उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो होनी चाहिए ऐसी लेनी चाहिए बच्चों की, या ऐसे टीचिंग एड्स लेने चाहिए। इसमें क्या आते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजी, मतलब लेक्चर मेथड ले रहे हैं आप, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ले रहे हैं, प्रैक्टिकली बच्चों करवा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वे से करवा रहे हैं, तो इतने अच्छे इंटरेस्टिंग होने चाहिए ताकि बच्चों का जो है बिहेवियरल चेंज प्रॉपर दिखे, उनको जो है समझ आए वो चीज कि वो टॉपिक आपने करवाया है तो उसमें वो कितना अटेन किया है, कितना ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किया है, वही सारा है इसमें। तो मेथड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, इसमें जैसे बीएस ब्लूम ने बोला था कि बीएस ब्लूम, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अभी हम पढ़ेंगे, इन्होंने बोला था कि जो इन्होंने क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था कंटेंट से ऑब्जेक्टिव की तरफ एग्जामिनेशन सिस्टम को। इन्होंने कहा था एग्जामिनेशन सिस्टम जो पेपर लिए जाते हैं बच्चों के वो चेंज होने चाहिए, बच्चों को जो है कंटेंट सेंटर नहीं बनाना चाहिए, उनको ऑब्जेक्टिव सेंटर बनाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेंटर मतलब कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमारा क्या गोल है, इजी लैंग्वेज में इसको यही कहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म में का इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन है वो यही है कि बच्चों ने कितना गोल अचीव किया है, कितना गोल अटेन किया है। कोई भी टॉपिक उन्हें समझाया जा रहा है तो उसमें उनको कितना समझ आया है, ऐसे टेस्ट लेने चाहिए उनके। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। एनसीईआरटी ने जैसे बोला है ऑल्सो डेवलप्ड एन अप्रोच फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल फॉर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इट लेज मच स्ट्रेस ऑन दी मेंटल एबिलिटी फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। ये सब समझ आ गया आपको कि भाई बिहेवियरल टर्म में ऐसा होना चाहिए उनका कि वो स्ट्रेस दे मेंटल एबिलिटीज पे, बच्चा कैसा सोच पा रहा है, कैसी उसकी थिंकिंग है, कैसा वो रिएक्ट कर पा रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो सब आता है इसमें। राइटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म इज ऑलवेज डन इन रिलेशन विद थ्री थिंग्स। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसा है, मतलब नॉलेज कैसी है, एप्लीकेशन कैसी है। एरिया और डोमेन कैसा है बिहेवियर का, मतलब कॉग्निटिव और अफेक्टिव इसका कितना है, मतलब कितना कॉग्निटिव का मतलब है कितना जानते हैं इसके बारे में, अफेक्टिव मतलब क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं उसके इस पर्टिकुलर जो है टॉपिक के लिए, एरिया इस बिहेव के लिए। देन उसके बाद है स्पेसिफिक कंटेंट एरिया इन विच बिहेवियरल चेंज आर प्लान्ड टू बी ब्रॉट अबाउट, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया, हीट के सोर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, ये सब तरीके हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आपको अच्छा समझ आएगा, क्योंकि कईयों को ये टॉपिक जो है बहुत हसल पसल सा लगता है। तो बिहेवियरल चेंज का मतलब साफ लैंग्वेज में यही है कि कितना उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को जो है अटेन किया है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचा है वो, और कितना उसने अचीव किया है। तो जैसे ये है एक सब्जेक्ट है इसमें फिजिकल साइंस, और देन ऑब्जेक्टिव है इसमें बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। एग्जांपल ले रहे हैं, ये डेंसिटी दे रखा है, तो लर्नर को क्या क्या चीजें आनी चाहिए कि हम मानेंगे कि उनका जो है बिहेवियरल चेंज अचीव हो गया है। टर्म, define the term density, compute the density of a given substance on compounds, view the relationship between mass and volume, predict about the density of a substance, analyze the component of density. वाइड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो है टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए जो भी उनका सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर वो उनको कुछ खुद नहीं आता है तो वो खुद बना के या पढ़ के एक दिन में बता रही है, नहीं, वो एक्सपर्ट होनी चाहिए प्रॉपर अपने प्रोफेशन की। ट्रेनिंग, टीचर की जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, एक साइंस है, तो वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा। ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने कोई भी कोर्स कर लिया और आप टीचर लग गए हैं किसी स्कूल में और आपको उस सब्जेक्ट के सिर्फ आप ये सोच रहे हैं मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो है टीचर के भी इवेल्युएशन होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, उनको भी जो है क्राइटेरिया उनका रखना चाहिए कि भाई हाँ इतने मार्क्स आए हैं, इसको इतना समझ आया, ये नहीं आया। तो ये चीज़ जो है प्रॉपर ट्रेंड टीचर होनी चाहिए और प्रोफेशनल से ट्रेंड हो वो। ऐसा ना हो कि भाई ट्रेनिंग किसी स्कूल से ले आए या किसी चीज़ से, उनको जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की। देन कॉन्टिन्यूस एफर्ट एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग, टीचर को जो है कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते रहने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्लास वो यूँ कहती है नहीं इनके तो बच्चे ही नालायक हैं या उन्हें समझ नहीं आता है या कुछ भी है, ऐसा कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए। टीचर को कॉन्टिन्यूस एफर्ट करने चाहिए और उन्हें इस तरह से समझाएं ताकि इंटरेस्टिंग बने चैप्टर और बच्चा जो है उसमें बोर फील ना हो। रियल ऑब्जेक्ट से समझाएं, इंटरेक्टिव बोर्ड से समझाएं ताकि बच्चे को ये लगे कि भाई नहीं ये मेथड बहुत
बहुत अच्छा है, किसी ना किसी मेथड से तो बच्चे को ज़रूर समझ आएगा। सिर्फ रीडिंग करवाते रहना वो लास्ट पॉइंट नहीं होता है। बच्चे को अच्छी तरह समझ आए, इसलिए उसे चाहे फिल्म के वे से दिखा रहे हैं आप, ऑडियो विजुअल्स दिखा रहे हैं, बाहर नेचर में जाके दिखा रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चे को वो प्रैक्टिकली अच्छा समझ आ पाए। टीचर में जो है ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर आई हैं, उसको ये सब्जेक्ट आता नहीं है प्रॉपर और वो कहीं से पढ़कर और सुना रही है, नहीं, उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस पर, ना कि मतलब टीचर को तो ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि वो बुक ना भी खोल के देखे तब भी उन्हें पता हो इस चैप्टर के अंदर क्या समरी है। तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए। मैनेजमेंट एंड गाइडेंस एबिलिटी, टीचर को जो है हमेशा ऐसी वे में होना चाहिए कि वो बच्चों को सही डायरेक्शन दिखा पाएं कि आपके लिए ये बेस्ट है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एक अच्छी टीचर के रखने के लिए। आपको इंटरव्यू का प्रोसेस ऐसा रखना चाहिए कि वो टीचर उस प्रॉपर उस सब्जेक्ट में जो है एक्सपर्ट हो। हर कोई ये चाहता है कि हमारे स्कूल में एक एक्सपर्ट टीचर आए, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ के एफिशिएंट हो और अच्छे जो है सिटीजन बने फ्यूचर में जाके, ताकि उन्हें नॉलेज हो। ऐसा ना हो रोट लर्निंग हो गई है और बच्चे जो है सक्सेसफुल आगे जाके नहीं हो रहे हैं, उनके बेसिक क्लियर नहीं है। टीचर मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए, इस तरह के इंटरव्यू क्राइटेरिया रखने चाहिए कि टीचर जो हो वो परफेक्ट हो, अच्छी गाइड हो, अच्छी फिलोसफर हो और अच्छी फ्रेंड हो, ताकि बच्चों के साथ कोऑपरेट करके पेशेंटली वो अपना प्रोफेशन जो है जस्टिफाई कर सकें। देन है रिसोर्सफुल, मतलब टीचर के पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि अपनी टीचिंग को वो एफिशिएंट बना सकें। देन है गुड रिलेशन विद अदर्स, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड मतलब स्टूडेंट के साथ ही टीचर फ्रेंडली बिहेव कर रही है, नहीं, अपने को टीचर के साथ, अपने कॉर्पोरेट स्टाफ के साथ, अपने हर किसी के साथ टीचर का जो बिहेव है वो नाइस होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए टीचर का, क्योंकि बच्चा जो है हर चीज़ नोट करता है। फेथ इन वंस ओन वर्क, अगर टीचर को अपने ही वर्क में फेथ नहीं होगा, अगर वो ये बोलेंगे मैंने तो आज क्या पढ़ाया मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बस पढ़ाया ही हूँ, अगर खुद फेथ नहीं होगा तो इसका मतलब वो एफिशिएंट कभी भी नहीं निकल सकता है बच्चों के लिए। देन उसके बाद नीचे दे रखा है कि सबको जो है मिलकर रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनानी चाहिए ताकि जो भी स्कूल आप रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका एडमिन डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एफिशिएंटली वर्क करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। फिजिकल साइंस टीचर, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड फॉर प्रोफेशनल ओरिएंटेशन। टीचर क्या होती है? टीचर इज अ बिल्डर ऑफ नेशन। इस कॉन्टेस्ट में जैसे आपका पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन, देखिए टीचर क्या होती है? टीचर एक रोल मॉडल होती है अपने स्टूडेंट के लिए, और टीचर जो है वो फ्यूचर डिसाइड करती है कंट्री का। कैसे? अगर वो अच्छे स्टूडेंट्स दे रही है, अच्छे सिटीजन बना रही है फ्यूचर में उन्हें, तो वो बेस्ट होता है कंट्री के लिए। अगर टीचर जो है उनकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज़ जो है बैलेंस करके चल रही है स्टूडेंट की, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकेडमिक है तो सिर्फ एकेडमिक में ही उन पे फोर्स करते जाए, ऐसा नहीं है। तो अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे कि H.G. वेल्स के अकॉर्डिंग टीचर इज द रोल मेकर ऑफ हिस्ट्री। मन्नू ऑब्जर्व्स टीचर इज द इमेज ऑफ ब्रह्मा। एंड इंडियन प्रेयर जो होती है, द टीचर इज अ ब्रह्मा द क्रिएटर, ही इज अ गॉड विष्णु, ही इज गॉड महेश्वरा। तो ये जो है टीचर के बारे में बता रखा है। तो इनका सबका कहना यही है कि टीचर जो होती है वो बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करती है, बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकती है, सोशली उसको एक्टिव करती है, और हर चीज़ जो है, क्योंकि टीचर को बच्चा एक रोल मॉडल मानता है कि भाई वो हमें पढ़ा रही हैं तो उनको सब कुछ आता है, सारी नॉलेज है, तो ऐसा होना भी ज़रूरी है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए वो हम पढ़ते हैं। कोठारी कमीशन के हिसाब से क्या था? ऑफ ऑल डिफरेंस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मटेरियल डेवलपमेंट, द क्वालिटी, कंपिटेंस एंड करेक्टर ऑफ टीचर आर अनडाउटेडली द मोस्ट सिग्निफिकेंट। टीचर का ही जो ऐसा करेक्टर कह लो, क्वालिटी कह लो, कुछ भी कह लो, टीचर की ही ऐसी होती है जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है और सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है टू मेक अ स्टूडेंट बेटर। तो अब इसकी क्वालिटीज़ देखते हैं हम। क्वालिटीज़ में क्या क्या आता है? सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी। जो हमारा देखिए फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो सब लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। अब बंदा जिसको एकदम देखता है, अगर वो अट्रैक्टिव दिखता है, हेल्दी दिखता है, तो वो दूसरे बंदे को भी अच्छा लगता है। अगर कोई बीमार, अनहेल्दी, फिजिकली फिट ना हो तो उस टीचर को जो है बच्चे भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहले क्या आता है? एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। उसमें क्या आता है कि टीचर जो है वो इंप्रेसिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो ताकि वो एजुकेशन में जो है अच्छा जो है बच्चों को महसूस करवा सके, और जो है उसको ऑथोरिटेटिव लगे वो दूसरों पे कि भाई हाँ उसकी सब सुने तो उसको फॉलो करें। तो इसलिए, और उसकी जो वॉइस होनी चाहिए वो लाउड होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के बच्चों को सुनाई दे रही है, पीछे के बच्चे जो है उनको इग्नोरेंस आ रही है बिल्कुल। तो वो लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए वॉइस। नेक्स्ट आता है इंटरनल एस्पेक्ट्स। देखिए पर्सनैलिटी बिल्कुल मायने रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर से जो है फिजिकली फिट हैं और देखने में अच्छे हैं और आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो वो टीचर भी किसी काम के नहीं होते हैं। इसलिए टीचर को जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए और उसकी जो है मेंटल, फिजिकली उसको स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट कि बच्चे भी उनसे अट्रैक्ट हों और उनकी बातें माने।
ऐसा आपका जो है बिहेवियर होना चाहिए। और इसे मैं ये नहीं कहूँगी स्ट्रिक्ट होना चाहिए टीचर को जो है इस टाइप से बिहेव करना चाहिए जैसे पंक्चुअल हो, वो टाइम पे क्लास में जा रही है, आपको फ्लो चार्ट से समझा रही है, आपकी क्लास को इंटरेक्टिव बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है, फ्रेंडली हो रही है आपसे। तो हर चीज़ जो है वो मायने रखती है टीचर के उसमें। सबसे पहले आता है मेंटल हेल्थ। टीचर जो है वो मेंटली स्टेबल होनी चाहिए, मेंटली हेल्दी होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को जो है इमोशनली स्टेबल बना पाएगी, कंट्रोल सिखा पाएगी कि वो अपनी सेंसेस पे या पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें अपनी लाइफ के लिए। तो वो जो है मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। देन पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। टीचर जो होनी चाहिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए और सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए उनका, सेल्फ में कंट्रोल होना चाहिए उनका। ऐसा ना हो कि वो कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचर उन्हें इग्नोर कर रही है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं आगे करवाऊंगी अपना सिलेबस। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को बहुत ही पेशेंटली अपने बच्चों को कितना भी वो कहें हमें नहीं आ रहा है या उनके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो टीचर उन्हें बार बार समझाए, उनका जो है ये देखे कि कमी कहाँ पे आ रही है, टीचिंग मेथड अच्छे नहीं लग रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, क्या चीज़ है, वो सारा उनको सेटिस्फाई करे प्रॉपर कि भाई नहीं, आपको अगर इस तरह समझ नहीं आया तो मैं इस तरह से भी समझा सकती हूँ। फ्रेंडली होनी चाहिए, सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। टीचर को फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि बच्चे उनके सामने डरे नहीं, वो अपनी चीज़ें, अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, अपने डाउट्स क्लियर कर सके, एक्सप्रेसिव बन सके। ह्यूमर एंड विट। टीचर जो होती है वो अपने लेक्चर को जो है कितना भी इंटरेस्टिंग बना सकती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है। सब्जेक्ट बोरिंग कभी नहीं होता है, टीचर बोरिंग होती है। अगर आपको सब्जेक्ट जो है डल लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो दैट मीन्स टीचिंग में कहीं ना कहीं कमी है। अगर टीचिंग अच्छी होगी तो टीचर जो है डल सब्जेक्ट को भी जो है इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकती है आपको, क्योंकि आजकल तो तरीके भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इंटरेक्टिव बोर्ड आ गया है, मॉडल्स आ गए हैं, बाहर नेचर में ले जाके आपको पढ़ा सकती हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं, तो काफ़ी सारे तरीके आ गए हैं। देन ऑनेस्टी एंड सीरियसनेस। देखिए टीचर को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बच्चों से कभी भी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए टीचर को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रोफेशन के साथ। डेमोक्रेटिक एंड वाइडर आउटलुक। टीचर को कभी भी ऐसा नहीं करना सिर्फ बुक पढ़वा दी और उसे लगे कि भी हाँ एम फुलफिल हो गया, अब बुक्स हमने पढ़ ली हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक को कितना भी वाइड ले जाके वो समझा सकती हैं। अब व्यू पॉइंट देख सकती हैं बच्चों का कि इसमें क्या आ रहा है, उसकी समरी बता सकती हैं, किसी भी टाइप से उसको बता सकती हैं। मतलब पूरी आज़ादी होनी चाहिए क्लास में, ताकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी कोऑपरेशन कर सकें टीचर के साथ कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई या मैम इसको इस वे में भी कर सकते हैं। मतलब ग्रुप डिस्कशन भी होने चाहिए इस टाइप से। मतलब डेमोक्रेटिक, एकदम आज़ादी का, फ्रीडम का माहौल दे क्लास में। देन उसके बाद है फर्स्ट जो थी क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी थी, सेकंड है क्वालिटी पर्टेनिंग टू प्रोफेशन। प्रोफेशन के साथ कैसा होना चाहिए, वाइड नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। बिल्कुल है, टीचर को अगर नॉलेज ही नहीं होगी अपने सब्जेक्ट की तो फिर वो बच्चों को कैसे डिलीवर करेगी। इसलिए टीचर हमेशा जिस सब्जेक्ट की भी टीचर हो उसको एक्सपर्ट होना चाहिए उस टीचिंग उस सब्जेक्ट में।